हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसका कि टॉपिक का नाम है वर्णमाला। और आज हम उन्हें वर्णमाला की टॉपिक में जानेंगे आज की क्लास में कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला के कितने भेद हैं और वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं और वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वह सारी चीज़ें आज हम आज की अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो फ्रेंड, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो हमारे वर्णमाला को ही परिभाषित करता है। उसमें कहा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि हम अपनी वर्णमाला को देखते हैं, उसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसी तरीके से सभी जो वर्ड हैं वो अपने अपने व्यवस्थित रूप में हैं और व्यवस्थित क्रम में वो है। तो इसलिए जो उनका जो व्यवस्थित क्रम जो है उन वर्णों का, उन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। नंबर थर्ड हमारा जो पॉइंट है कि ध्वनि आवृत्ति का सूचक कौन होते हैं। तो हम आंसर है हमारा कि ध्वनि आवृत्ति के सूचक जो होते हैं हमारे प्लुत स्वर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सार्थक इकाई हमारी वाक्य होती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, वर्ण और अक्षर में सिंपल में अगर आपको बताऊं तो वर्ण जो होते हैं वो बोलने के लिए एक छोटे से छोटे टुकड़े मात्र हैं और जो अक्षर जो होते हैं वो समझने के लिए एक छोटे से छोटे टुकड़े मात्र हैं। पर सभी जितने भी स्वर जो होते हैं वो वर्ण और अक्षर दोनों ही होते हैं। इसमें मतलब जो स्वर हैं उनके लिए ये दोनों सेम हैं। यानी कि सभी जो स्वर होते हैं वो वर्ण और अक्षर होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस वर्ण और अक्षर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो वर्ण होते हैं जैसे का, खा, गा, गा, ये हम बोलने में बहुत आसान है, हम इन्हें छोटे से छोटे तरीके से भी बोल सकते हैं, का, खा, गा। पर लेकिन जो अक्षर हैं उनको समझने के लिए अक्षर जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे का हम वर्ड बोल देते हैं का, लेकिन का जो है वह किस तरीके से बना है उसी चीज़ को अक्षर से हम जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ण की पहचान हम अक्षर के ज़रिए से कह सकते हैं। बोलने के लिए हम वर्ण का यूज़ कर लेते हैं क, ख, ग, पर अक्षर जो हैं वो समझने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे का है वो का प्लस आ से मिलकर बना है। जैसे खा है तो खा धन आ से मिलकर खा बना है। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है वर्णमाला के ऊपर। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्णमाला में हमारे 52 वर्ड होते हैं और जिसमें कि सबसे पहले जो हैं वे हैं हमारे स्वर। स्वर जो होते हैं वह 11 होते हैं। और सेकंड है हमारे व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं हमारे वह 33 होते हैं। और भी हमारे होते हैं जैसे संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, ये सभी भी हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। स्वरों की जो संख्या होती है हमारी 11 होती है। मैं आपको एक बार लिख देती हूँ सभी पूरे वर्णमाला का, आपको पूरा जो है एक शॉर्टली आपको पूरा बता देती हूँ। फ्रेंड, जो हमारे स्वर जो होते हैं वो हमारे 11 होते हैं। और जैसे मैंने कहा अनुस्वार, तो अनुस्वार जो है अनुस्वार हम इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग जो है हम विसर्ग इसको बोलते हैं। तो अनुस्वार की संख्या 1, विसर्ग की संख्या 1। और फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं व्यंजन। फ्रेंड्स, व्यंजन भी बहुत भागों में विभाजित है। जैसे कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतस्य, होष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म। व्यंजन भी बहुत सारे भागों में विभाजित है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो चार हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट हैं वे आते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन हमारे ड और ट, इनकी संख्या 2 है। तो एक बार मैं आपको पूरा टोटली बता देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स, स्वरों की संख्या मैंने आपको पहले भी बताई 11, व्यंजन की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, अनुस्वार और विसर्ग की संख्या 11 और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। तो इससे हमारे टोटल होते हैं 52 वर्ण। आई होप आपको वर्णमाला में वर्णों के लिए किस तरीके से विभाजन हुआ है वह सभी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं और स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और व्यंजन को मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वर फ्रेंड जो होते हैं, जो हमारे स्वर हैं, अगर हम साधारण भाषा में अगर बोलें कि हमारे मुख से जो वायु जो है वो अगर बिना किसी अवरोध के अगर बाहर निकलती है, लेकिन व्यंजन जो ध्वनि होती है उन्हें उच्चारण में उनके स्वरों में स्वरों की जो सहायता की जाती है वह हमारे स्वर कहलाते हैं। एक परिभाषा के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि स्वर जो ध्वनियाँ जो होती हैं वह उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है स्वरों की ध्वनियों में, और वायु मुख विवर में जो है बिना किसी अवरोध के बाहर नहीं निकलती। लेकिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। मेरी इस परिभाषा में स्वर और व्यंजन दोनों को मैंने बता दिया है कि जो व्यंजन जो होते हैं उनके उच्चारण में जो अंदर से जो हमारी वायु मुख से निकलती है वो कहीं ना कहीं किसी रूप में बाहर निकल जाती है, तो वे हमारे व्यंजन होते हैं। और स्वर वे जो है हमारी वायु नहीं निकलती बाहर। आई होप आप समझ चुके होंगे स्वर और व्यंजन में। अब हम देखते हैं स्वर को हम 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। व्यंजन जो हैं उनको स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन और भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि तालव्य वाले कौन से वर्ड हैं और मूर्धन्य वाले कौन से वर्ड हैं। वे सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं अपनी क्लास में कि स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, यानी स्वरों का जो उच्चारण है उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहला है हमारा कि मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो फ्रेंड, मात्रा के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। तो फ्रेंड्स, जो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह होते हैं आ, ई, उ और ऋषि। और दीर्घ स्वर जो होते हैं यानी कि दीर्घ स्वर यानी ज़्यादा आवाज़ निकल रही है उसमें, आ, ई, उ, ए, ओ, तो ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लूत स्वर तो हमारे प्लूत स्वर हमारे वह होते हैं जिनको दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो वो हमारे प्लूत स्वर होते हैं। जैसे हम उनको जैसे प्लूत स्वरों का प्रयोग हम प्राय जैसे किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने के लिए हम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है उसको हम दूर से बुलाते हैं तो उसमें हम प्लूत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मात्रा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीव के आधार पर स्वरों के उच्चारण का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, स्वरों जीव के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है।
जिसका कि है अर्घ स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अर्घ स्वर में ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। मध्य स्वर में छोटा आ। पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ओ और छोटी आ। ये थे हमारे जीव के आधार पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण। तो फ्रेंड, मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण 4 भागों में विभाजित है। इसमें सबसे पहला है विवृत स्वर, दूसरा है अर्ध विवृत स्वर, तीसरा है संवृत स्वर, चौथा है अर्ध संवृत स्वर। तो फ्रेंड, विवृत स्वर यानी कि जिसमें मुंह जो है हमारा वो ज़्यादा खुलता है, जैसे कि विवृत में आ, अर्ध विवृत में थोड़ा कम खुलता है, आ, ए, ओ। संवृत में जो है कि बहुत ही कम खुलता है, मतलब होठ से ही हम अब उन वर्णों को उच्चारण कर लेते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत में उसमें मुख है हमारा वो बहुत ही कम खुलता है, ए, ओ। ये हमारे अर्ध संवृत हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, यानी हमारे जो ओष्ठ हैं उनकी स्थिति के आधार पर वर्गीकरण जो है वह 2 भागों में किया गया है, अर्धवृतमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। अर्धवृतमुखी का मतलब है कि हमारे जो होठों की जो स्थिति होती है वो कम खुलती है, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। और वृत्तमुखी जो होती है कि हमारे जो होठों की स्थिति होती है वो बिल्कुल वृत्ताकार होती है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ओ, बड़ी ओ। नेक्स्ट है हमारा नासिका के आधार पर वर्गीकरण। तो फ्रेंड, नासिका के आधार पर वर्गीकरण भी 2 भागों में बांटा गया है। नासिका के आधार पर वर्गीकरण सबसे पहला है हमारा अनुनासिक, दूसरा है निरनुनासिक। तो फ्रेंड, अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसमें मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख प्लस नासिका दोनों का उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक होती हैं, जैसे अंग, ए। और निरुनासिक जो होते हैं उनमें केवल मुख से उच्चारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्वरों के उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहला था मात्रा के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में विभाजित है। दूसरा है जीव के आधार पर वर्गीकरण, ये भी 3 वर्गों में विभाजित है। थर्ड है हमारा मुख द्वार के आधार पर जो 4 भागों में विभाजित है। चौथा है हमारा ओष्ठों की स्थिति के आधार पर जो 2 भागों में है। और 5वां है हमारा नासिका के आधार पर, तो वह हमारा 2 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है, एक नोट के तौर पर आप लिख लीजिएगा कि अन्य 2 जो स्वर हैं, जैसे छोटी अंग और बड़ी अंग, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ये हमारे अयोगवाह वर्ड होते हैं। सेकंड हमारा नोट है कि सारे स्वरों को सगोष ध्वनि कहते हैं, यानी सारे जो स्वर हैं 11 के 11 हमारे जो स्वर हैं उनको हम सगोष ध्वनि कहते हैं। अब अन्य स्वरों का वर्गीकरण कैसे है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ और अंग, ये कंठ वाले स्वर हैं। छोटी ई, बड़ी ई ये हमारे तालु वाले स्वर हैं। ऋषि जो है हमारी मूर्धन्य वाली है। और ओ और बड़ी ओ ये जो है हमारे कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्ठ के हैं। ये ए और ए ये हमारे कंठ और तालु दोनों के हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन के उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वह सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।